पहली बात कि आज मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा कि आज मैं किसी एक टॉपिक पर बात करूं। तो चलो आज बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो देखो, सबसे पहले ना जो प्राचीन जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे ना, जैसे एरिस्टोटल, उन्होंने मोशन के कुछ लॉस दिए। उनका कहना ये था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें बस पुल और पुश होता है और बस उन्हीं के आधार पर वो अपना मोशन करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। बस वो ऐसे ही बोलते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करो तो मोशन में आ जाएगा और कुछ देर बाद वो जाके रुक जाएगा, और किसी चीज़ को पुल करो तो वो भी मोशन में आ जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, उस ऑब्जेक्ट का नेचर है। लेकिन कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ बस उसने ऑब्जेक्ट का नेचर है, लेकिन वो कभी ये बता नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों है। और उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ, और उन्होंने दो चार बात और बोले थे कि मतलब उनका जो मॉडल था वो ये बता नहीं पाया कि चाँद धरती का परिक्रमा क्यों करता है, चाँद धरती पर क्यों नहीं गिर जाता। हेवनली बॉडीज़ जो हैं, जो अंतरिक्ष में जितने भी सारे बॉडीज़ हैं ना, ग्रह वगैरह सब, आखिर वो मोशन में है तो फिर वो मतलब कि गिर क्यों नहीं जाते पृथ्वी पर। ऐसे उनका कुछ सवाल ऐसे ही था, मतलब वो समझा नहीं पाए इनको। तो फिर उनका बस ऐसे यही कहना था कि बॉडी का नेचर है, मोशन का बस नेचर, उनका बस ऐसे ही बोल देना था कि हाँ नेचर, बिकॉज ऑफ नेचर। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो मोशन का ना जितना भी कुछ है ना, सब इनर्शिया के कारण होता है। कि इनर्शिया मोशन को रजिस्ट करता है, चेंज इन मोशन उसको रजिस्ट करता है इनर्शिया। लेकिन वो बता ही नहीं पाए अरिस्टोटल कि इनर्शिया नामक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। आखिर ऑब्जेक्ट मोशन में आते तो आते क्यों हैं। वो बस ऐसे ही बोल दिया करते थे कि हाँ बस बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बस हो गया। और उनका एक और कहना था कि हम जितने बड़े ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएंगे तो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका मास ज़्यादा है, वो धरती पर जल्दी गिरेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल मास। अब देखो, ये तो मॉडल पूरी टोटली गलत है, क्योंकि धरती पर कौन सा ज़्यादा मास वाला या कम मास वाला ऑब्जेक्ट गिरेगा, इस पर मास पर कोई डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जितना बड़ा मास होगा उस पर ग्रेविटी का पुल उतना ही ज़्यादा हाई होगा, तो एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा ना। जैसे 1 किलोग्राम पर 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन का उतना का फोर्स लगता है, mg आप कह सकते हो, mg ठीक ना, F इक्वल्स वैसे ही ma, और 9.8 न्यूटन का। लेकिन यदि मास कितना हो गया 10 किलोग्राम, तो उसमें 98.8 न्यूटन का उस पर फोर्स लगेगा, जो कि फिर से एक्सेलरेशन वही होगा। यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही होगा उस पर, बिकॉज a इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाई एम। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो धरती पर कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा, इस मास पर इस पर टोटली कोई डिपेंड नहीं करता। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेम टाइम पर गिरेंगे। अब ऐसा अरिस्टोटल ने ऐसा कुछ बता नहीं पाए, ऐसा कुछ भी, बस उनका बस ऐसे ही जैसे उन्होंने देखा वैसे ही बता दिया। उन्होंने ये रेजिस्टेंस को अपने अकाउंट में लिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आए एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली। उनका ऑब्जर्वेशन कमाल का था यार। उन्होंने पता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। जैसे उन्होंने लीनिंग टावर से 2 ऑब्जेक्ट्स को गिराए, लेकिन वहाँ पर ये देखने को मिला कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर गिर रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही भारी थे, लेकिन कुछ एक मतलब इतना भारी थे दोनों ऑब्जेक्ट कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर पाएँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट भारी है, ये ऑब्जेक्ट कम भारी है, तो दोनों एक ही साथ पर गिर रहे हैं। तो गैलीलियो ये समझ गए कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने मतलब किस टाइम पर धरती पर, मतलब दोनों के गिरने का टाइम, धरती पर कितना टाइम में जाके टकराएंगे, ये उनके मास पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर क्या उन्होंने ये पता कैसे लगाया, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे। जैसे ब्लॉक से ऐसे करके कुछ, वो कई सारे एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़े थे, उसको कैसे समझाऊँ अभी इधर। उन्होंने फ्रिक्शन भी बताया, फ्रिक्शन वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हाँ गैलीलियो ने हमें बताया। प्लैनेट के कई सारे मोशंस भी दिए। अब हिस्ट्री के बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को।
इतना भी पता नहीं है इनका कि जो कुछ भी हुआ था इनका, न्यूटन, गैलीलियो, एरिस्टोटल का जो कुछ भी फंडा था लेकिन बस इतना पता है कि उसके बाद जब न्यूटन आए ना तो पूरा रिवोल्यूशनरी मतलब इनका पूरा, यार सही बताऊँ तो न्यूटन ने गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाते हुए मोशन के 3 नियम दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला नियम क्या कहता है ये तो सबको पता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, यदि मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एरिस्टोटल ये तो इसको समझा नहीं पाए, क्योंकि वो बस ऐसे ही बोल दिया करते कि हाँ बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। ये क्या बात हुई? अब न्यूटन के यहाँ पर कहना था कि ये इनर्शिया है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर, भले वो मोशन में ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम उसको और एक्सेलरेट कराएं तो हमें कुछ फोर्स फील होता है ना, वही इनर्शिया है। कुछ रुकावट पैदा होता है ना, ऐसे करके मारेंगे तो भले ही वो मोशन में हो, लेकिन फिर भी हमें उसमें रुकावट पैदा होता है। हमारे हाथ पर एक फोर्स लगता है अपोजिट दिशा में, हमारे हाथों पर ऐसा लगता है ना कि लगता है ऐसे मोशन में भले ही, फिर भी हमारे हाथ को जोर की लगती है। तो यही इनर्शिया है, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। इनर्शिया बस चेंज इन मोशन, बस इतना ही है कि चेंज इन मोशन को रजिस्ट करता है। अब यहाँ पर दूसरा जो नियम आता है वो है F=ma, यानी कि फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराता है, या फिर एक्सेलरेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए हमें मोशन चाहिए होता है। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रेविटी का जो उदाहरण दिया था ना, तो इस पर क्या हुआ, A=F/m। तो यहाँ पर फोर्स जो है हमेशा मास का अनुपात में ही बढ़ता ही जाता था। जैसे 1 kg का मास है तो उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यदि 10 kg का मास है तो उस पर 98 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर से बढ़ जाएगी। यानी कि 1 सेकेंड बाद इतना मोशन में आया, इसके बाद दोबारा इतना चला गया, फिर उतना, तो उसका स्पीड जो है बढ़ते ही रहेगा। एक्सेलरेशन बस यही है, उस पर हम फोर्स लगाते जाएं, उसकी जो वेलोसिटी में हमेशा बढ़ोतरी बस होते ही रहेगी। बस यही है एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एंड और क्या बोल रहा था, हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो बस यही कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी, वही बोल तो दिया यार कि एक्सेलरेशन के फोर्स चाहिए होता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन में है। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड लॉ आता है वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसलिए हमें चारों ओर चारों क्या बोले, इसी कारण से रॉकेट जो है स्पेस में उड़ पाते हैं। हवाई जहाज़ जा पाता है, पानी जहाज़ जा पाता है, कोई भी चीज़ जो हम भी कोई भी चीज़ जो रेस से जब मोशन में जब आता है ना, तो एक 2 ऑब्जेक्ट्स हैं बीच में, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो इस पर यदि, ये तो हाथ है, तो यदि मैं इस पर इसे फोर्स लगाऊं तो इधर चला जाएगा हाथ, तो इसको भी फोर्स लग रहा है। तो जब कोई भी चीज़ रेस से मोशन में आता है तो हर जगह ये जो ये नियम लगता ही लगता है। अब ऐसा है नहीं कि एक एक नियम एक एक बात करके ऐसा लगा ना, सारे नियम साइमल्टेनियस लगते हैं। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इस हाथ पर, तो यहाँ पर ये रेस्ट पे था, तो इनर्शिया के कारण ये मोशन में आया, और इनर्शिया ने रजिस्ट भी करा। और यहाँ पर दूसरा नियम भी लगा, क्या, F=ma। मैंने इस पर फोर्स दिया तो और एक्सेलरेट हो गया। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब जितना फोर्स दिया उस हिसाब से चला गया। अब उसके बाद क्या है न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन। सभी चीज़ें सारे के सारे नियम साइमल्टेनियस काम करते हैं, ये मैंने बोला ना। तो फिर से मैंने इस पर फोर्स लगाया हाथ पे, तो इसने भी इस पर अपोजिट दिशा में फोर्स लगाया। तो यदि ऐसा करूँ तो ऐसे दोनों ऐसे होंगे, यदि 2 ऑब्जेक्ट होते तो। यदि दोनों एक सेम मास के होते तो दोनों में इलास्टिक कोलिजन होता, ऐसे दोनों फिर गए। अब यहाँ पर कई लोगों का देखो, न्यूटन थर्ड लॉ में ना
कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है, और वो है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और अपोजिट दिशा में लगाते हैं तो दोनों मिलकर कैंसिल क्यों नहीं हो जाता है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं, बल्कि वो दोनों उल्टा अपने अपोजिट दिशा में भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखो, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, कोई भी फिजिक्स का जो कोई भी साइंटिफिक जो डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो उस पर एक कंडीशन ज़रूर लिखा होता है। अब ये न्यूटन जो थर्ड लॉ है, इस पर एक कंडीशन है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों अलग अलग सिस्टम के होने चाहिए। ये अलग है, ये अलग है। तो यदि मैं इस पर लगाऊँ तो इधर इस पर फोर्स लगाए इसने, इधर ऐसे, तो मेरा हाथ इस पर चिपका तो नहीं है, तो ये इधर इसके फोर्स कारण ये इधर चला गया, और मेरे हाथ ने भी इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, तो ये इसके अपोजिट दिशा में ये चला गया। मतलब इस पर फोर्स लगाया तो ये इसके अपोजिट दिशा में दिया तो ये इधर चला गया, इसने इधर दिया तो ये इधर चला गया, ऐसे। तो दोनों बिल्कुल। और यदि वो एक ही सिस्टम के होते तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ लगता, लेकिन वो कैंसिल हो जाते दोनों। जैसे यदि ऐसे होता दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब यहीं से मैं, जैसे मीम वायरल ज़्यादा होता है ना, जैसे कि कार के आगे मैग्नेट लगा दिए और इनफाइनाइट हमें फ्यूल मिलता रहेगा कि, और कार हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैग्नेट और जो कार है वो दोनों एक ही सिस्टम के हैं। वो टेंशन पड़ेगा जो इस मैग्नेट और कार को संभाले हुए उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, लेकिन वो एक ही सिस्टम में काम कर रहा है, इसलिए वो बाहर वो कार चलने वाला नहीं है। यदि वो अलग सिस्टम में होता, मैग्नेट को यदि हम इधर रखते थे तो कार जरूर इधर आता। तो यहीं पर कई लोगों का कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब जितने भी हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी सारे मतलब अभी जो लॉस हैं ना, सब तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव्ड हुए हैं। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, सारी चीज़ें बस मोशन ही तो है। न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, सारी चीज़ बस मोशन से ही तो है। आप क्या देख लो, आप सरफेस टेंशन देख लो, वहाँ भी आपको यही न्यूटन्स के थर्ड सारे नियम मिल जाएंगे। जैसे पत्ती जो है पानी के ऊपर रहता है, हालांकि उसमें कुछ क्वांटम वर्ल्ड का भी वो है, हाथ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पत्ती को संभाले हुए, तो वहाँ भी एक यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो पत्ती के फोर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए पत्ती वो पानी पर डूबती नहीं है। तो यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। और जितने भी देख लो, रॉकेट उड़वाते हैं उस पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। जितने भी यहाँ पर हवा सब बह रहा है, सारे जगह न्यूटन के सारे नियम काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आता वाकई में इतने सारे वेरिएबल्स हमारे यूनिवर्स में, इनको सबको डिटरमाइन करना, एक एक एयर के मॉलिक्यूल्स के वेक्टर को ट्रैक करके उसको कंप्यूटर में सिमुलेट करें तो कैसा दिखेगा बताओ ना। वियर्ड। हम सारे चीज़ों को सिमुलेट कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? हाँ, लगता है। मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में मुझे समझ नहीं आता मैं कि आखिर बोलूँ तो बोलूँ क्या, बस कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। अब न्यूटन के मोशन तो बता दिया, अब इसके बाद आते हैं किसमें, एनर्जी, मास, इन सारी चीज़ों पे, मतलब एनर्जी पे आते हैं। अच्छा हाँ, मोमेंटम तो भूल गया बताना, वो इसमें है बहुत सारे। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने बोला था कि मैं इसे आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि मोमेंटम और कुछ नहीं, बस फोर्स को होल्ड करने का मीडियम है। जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यदि वो दोनों टकराते हैं तो। और इसलिए कोलिजन्स पे हमें, इलास्टिक कोलिजन यदि हुआ तो हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है। इस यूनिवर्स में चाहे आप कहीं पे भी हो, आप इस नियम को कभी भी तोड़ नहीं सकते कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन ट्रांसफॉर्म इट वन इनटू अनदर, दैट्स इट। इसलिए जो मोमेंटम भी है वो हमेशा कंजर्व रहता है। आप स्टार्स को ही देख लो,